अमेरिकी संविधान के अंतर्गत राष्ट्रपति की शक्तियों को निर्धारित करने में संविधान निर्माताओं को कठिन समस्या का सामना करना पड़ा था, लेकिन उन्होंने परिसंघ के विधान में निर्बल कार्यपालिका के दुष्परिणाम को भी उपनिवेशी शासन में देखे थे और उसका अनुभव यहाँ काम आया। तो वे एक ऐसी कार्यपालिका का निर्माण करना चाहते थे जो सुशासन स्थापित करने में समर्थ हो और तानाशाही जैसी स्थिति प्राप्त ना कर ले। अमेरिकी राष्ट्रपति के रूप में उनके द्वारा एक ऐसे ही पद की व्यवस्था की गई और मूल संविधान द्वारा राष्ट्रपति को पर्याप्त शक्तियां प्रदान की गई थी तथा कांग्रेस के अधिनियमों, प्रथाओं, परंपराओं और समय समय पर सर्वोच्च न्यायालय के न्यायिक व्याख्यानों के द्वारा राष्ट्रपति पद की शक्ति में जो वृद्धि हुई वह एक मिसाल था। आज अमेरिका के राष्ट्रपति पद के संबंध में फर्ग्यूसन और मैम हेनरी ने कहा है कि किसी भी प्रजातांत्रिक राष्ट्र द्वारा निर्मित यह सर्वाधिक शक्तिशाली पद है। राष्ट्रपति की व्यापक शक्तियों को अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से हम विभिन्न भागों में बांटकर अध्ययन कर सकते हैं। सबसे पहली बात यह है कि अमेरिकी राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्तियां। राष्ट्रपति को यद्यपि अमेरिकी शासन और राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में शक्तियां प्राप्त हैं, लेकिन इनमें सबसे प्रमुख कार्यपालिका शक्तियां हैं, क्योंकि संविधान में भी कहा गया है कि कार्यपालिका शक्तियां संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति में निहित होगी और प्रसिद्ध विद्वान ऑंग और रे ने कहा है कि राष्ट्रपति प्रमुख विधि निर्माता, दलीय नेता, राष्ट्रीय हितों का सामान्य संरक्षक या अन्य चाहे जो कुछ भी हो, वह सर्वप्रथम एक कार्यपालिका ही है। इस प्रकार राष्ट्रपति की शक्तियां में दिन प्रतिदिन वृद्धि हुई है और खासकर कार्यपालिका शक्तियों को देखा जाए तो राष्ट्रपति कानून को लागू करना और व्यवस्था बनाए रखना उनकी सबसे प्रमुख शक्तियां हैं। सबसे महत्वपूर्ण शक्ति संघीय कानूनों को लागू करना और व्यवस्था बनाए रखना। अमेरिकी संविधान के अनुच्छेद 2 की
उपधारा 3 के अनुसार राष्ट्रपति सभी संघीय कानूनों को समुचित रूप से लागू करने के लिए उत्तरदायी हैं। उसका यह उत्तरदायित्व कि वह कांग्रेस द्वारा पारित सभी विधियों एवं सीनेट द्वारा अनुमोदित सभी संधियों का निष्ठापूर्वक पालन कराएं। राष्ट्रपति इस शक्ति का कुछ सीमा तक अपने विवेक के अनुसार भी प्रयोग करता है। उन्होंने कानूनों को अत्यधिक कठोरता के साथ लागू करना, ये अमेरिकी राष्ट्रपति की प्रमुख कार्यपालिका शक्तियां हैं। राष्ट्रपति को अटॉर्नी जनरल, लगभग 25 लाख संघीय कर्मचारियों, न्याय विभाग, सेना और राष्ट्रीय दलों से पूर्ण सहायता मिलती है। राष्ट्रपति प्रशासन का संचालक करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति कार्यपालिका का अध्यक्ष होने के साथ साथ प्रशासन का सर्वोच्च निर्देशक हैं। राष्ट्रपति का प्रमुख संवैधानिक दायित्व है कि शासन के विभिन्न पदाधिकारी संविधान के उपबंधों व अन्य राज्यों से की गई संधियों तथा सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों के अनुरूप कार्य कर रहे हैं अथवा नहीं। राष्ट्रपति के द्वारा इस हेतु अध्यादेश या फिर अनुदेश, नियम, उपनियम अथवा आदेश जारी किए जा सकते हैं। राष्ट्रपति के द्वारा विभिन्न विभागों के अध्यक्षों तथा अन्य अधिकारियों को आदेश जारी किए जा सकते हैं और संबंधित अधिकारियों के लिए इन आदेशों का पालन कराना अनिवार्य है। इसके साथ ही साथ अमेरिकी राष्ट्रपति नियुक्ति की शक्तियां और पदच्युति की शक्तियां भी रखते हैं। प्रमुख पदाधिकारियों को नियुक्त करते हैं और राष्ट्रपति वास्तविक प्रशासनिक शक्ति प्राप्त करता है और कांग्रेस पर अपना प्रभाव स्थापित करता है। उसके अलावे सीनेट के प्रति शिष्टता, अनेक संघीय पदों, राज्य विशेष से संबंधित संघीय पदों, पर एक विशेष पद्धति द्वारा नियुक्तियां की जाती है जिसे सीनेट के प्रति शिष्टता कहा जाता है। अमेरिकी राष्ट्रपति एक अलिखित नियम या परंपरा के अनुसार दल के उन सीनेट सदस्यों से नियुक्ति के संबंध में मंत्रणा करते हैं जो उस राज्य की ओर से सीनेट के सदस्य हैं जिसमें नियुक्त करनी है। यदि राष्ट्रपति ऐसा नहीं करता है और अपनी निजी इच्छा से ही नियुक्ति करता है
तो अन्य सदस्य सीनेट के प्रति शिष्टता के नियम के अनुसार संभवतः राष्ट्रपति द्वारा की गई नियुक्ति को अस्वीकार भी कर देंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति को क्षमादान का अधिकार है। संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति को अन्य देशों की भांति या अन्य देशों के अध्यक्षों के भांति अपराधियों को क्षमादान करने और उसके दंड को स्थगित करने या कम करने का अधिकार प्राप्त है। राष्ट्रपति के द्वारा एक ही प्रकार के अपराध में दंडित अनेक व्यक्तियों को क्षमा भी प्रदान की जा सकती है। राष्ट्रपति की समाधान की शक्ति पर दो तरह से प्रतिबंध है। पहला कि राज्यों की विधि के विरुद्ध किए गए अपराधों में दंडित व्यक्तियों को क्षमादान करने का अधिकार राष्ट्रपति को प्राप्त नहीं है। वह केवल संघीय विधि के विरुद्ध किए गए अपराधों में ही क्षमा प्रदान कर सकता है। द्वितीय कि राष्ट्रपति महाभियोग द्वारा दंडित व्यक्तियों को क्षमादान प्रदान नहीं कर सकता। राष्ट्रपति ने इस शक्ति का प्रयोग समय समय पर किया है। अमेरिकी राष्ट्रपति परराष्ट्र संबंधों का संचालन भी करते हैं, क्योंकि कार्यपालिका का प्रधान राष्ट्रपति होते हैं। वैदेशिक संबंधों में राष्ट्रपति राष्ट्र का एकमात्र अधिकरण है और विदेशी राष्ट्रों के मध्य वह उसका एकमात्र प्रतिनिधि है। यह कथन सन 1800 ईस्वी में मुख्य न्यायाधीश मार्शल ने अपने निर्णय में कहा था। इसके अलावे राजदूतों और प्रतिनिधियों की नियुक्ति अमेरिकी विदेश नीति का प्रवक्ता के रूप में विदेशी सरकार को मान्यता प्रदान करने के रूप में संधियां और प्रशासकीय समझौते के रूप में अमेरिकी राष्ट्रपति को महत्वपूर्ण शक्तियां प्राप्त है। विदेशों में अमेरिकी नागरिकों को संरक्षण का बोध और कर्तव्य का निर्वहन करने में अमेरिकी राष्ट्रपति की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। सशस्त्र बलों का समान प्रधान सेनापतित्व का नियुक्त करना और राष्ट्र की प्रतिरक्षा का उत्तरदायित्व राष्ट्रपति का है। राष्ट्रपति देश के
रक्षा के लिए संविधान में वर्णित शक्तियों का प्रयोग करते हुए वह संविधान के अनुसार युद्ध की घोषणा करने, की शक्ति कांग्रेस को प्राप्त है, लेकिन सशस्त्र बलों को आदेश देने और युद्ध का संचालन करने की शक्ति राष्ट्रपति को प्राप्त है। व्यवहारिक रूप में यह देखा गया है कि राष्ट्रपति सशस्त्र बलों का प्रयोग इस प्रकार कर सकता है कि कांग्रेस के सामने युद्ध घोषित करने के अतिरिक्त और कोई मार्ग ना रहता है। ऐसा जब आप उनके घटनाक्रम पर नजर डालेंगे तो सिडनी हेमैन ने कहा है, शीत युद्धों, अर्ध युद्धों तथा अघोषित युद्धों के इस युग में अवसर ऐसा प्रतीत होता है कि राष्ट्रपति की युद्ध करने की शक्ति ने कांग्रेस के युद्ध घोषित करने के अधिकार को हड़प लिया है। मतलब यह कि राष्ट्रपति की इच्छा या राष्ट्रपति की सर्वोच्च इच्छा का सम्मान भी कांग्रेस में ही होता है। अमेरिकी राष्ट्रपति का एक सबसे महत्वपूर्ण शक्तियां विधायी शक्तियां हैं जो शक्ति विभाजन सिद्धांत पर आधारित है। शक्ति विभाजन सिद्धांत पर आधारित अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था को अपनाने के कारण ही अमेरिकी संविधान के द्वारा राष्ट्रपति को प्रत्यक्ष रूप में विधि निर्माण की शक्ति प्रदान नहीं की गई है, लेकिन संविधान निर्माता शक्ति विभाजन सिद्धांत की सीमाओं से परिचित थे और उनके द्वारा राष्ट्रपति को विधायी कार्य या विधायी शक्तियां महत्वपूर्ण रूप में सौंपे गए और राष्ट्रपति इस कार्यों को सिद्धि करने के कारण ही उन्हें प्रधान विधायन कहा जाने लगा। प्रसिद्ध विद्वान पीटर ने कहा है कि संविधान ने राष्ट्रपति को विधायी प्रक्रिया के प्रारंभ और अंत में स्थान दिया है। उनका विधायी क्षेत्र में जो भूमिका है वह महत्वपूर्ण और अहम है। कांग्रेस को संदेश भेजना यह राष्ट्रपति का कार्य। राष्ट्रपति कांग्रेस को वार्षिक संदेश भेजते हैं। वह राज्यों या संघ की स्थितियों से
वीटो पावर अर्थात निषेधाधिकार शक्तियां। राष्ट्रपति किसी भी विधेयक पर पूर्ण निषेधाधिकार नहीं वरन मर्यादित निषेधाधिकार ही प्राप्त है का उपयोग करते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति को दो तरह से वीटो पावर का अधिकार है। एक विप्लवकारी निषेधाधिकार वीटो पावर, जिसको सस्पेंसिव वीटो कहते हैं, और दूसरा जैवी निषेधाधिकार अर्थात पैकेज वीटो कहते हैं। उसके अलावे व्यवस्थापन को प्रभावित करने वाले साधनों का निर्धारण भी व्यवहारिक रूप में राष्ट्रपति अपने प्रशासनिक अनुभव के आधार पर करते हैं। अर्थात विधि निर्माण के क्षेत्र में जो भी महत्वपूर्ण शक्तियां हैं उसके बावजूद राष्ट्रपति विधि निर्माण कार्य को प्रभावित ही कर सकता है। ऐसा कहा जाता है कि नियंत्रित नहीं कर सकता है। न्यायिक शक्तियां, राष्ट्रपति को न्यायिक क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण शक्तियां प्राप्त है। सीनेट की सहमति से वह संघ न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है, उसे पदच्युत नहीं कर सकता है। संविधान के अनुसार राष्ट्रपति को अमेरिकी संघ के विरुद्ध किए गए अपराधों के संबंध में अपराधियों को दंड को स्थगित करने या क्षमा प्रदान करने की शक्ति प्राप्त है, लेकिन महाभियोग द्वारा दंडित व्यक्तियों को राष्ट्रपति क्षमादान नहीं कर सकता है। राष्ट्रपति सर्व क्षमा अर्थात एक साथ अनेक शक्तियों को क्षमा भी कर सकता है। जैसा कि राष्ट्रपति जॉनसन ने 1868 में उन सभी व्यक्तियों को क्षमा कर दिया जो गृहयुद्ध में दक्षिण की ओर से लड़े थे। इतना ही नहीं, अमेरिकी राष्ट्रपति के व्यक्तित्व, अमेरिकी राष्ट्रपति विशाल लोकतांत्रिक या सफल लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के नेता होने के नाते वे एक दलीय नेता होते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति अमेरिकी राष्ट्र का सर्वोच्च नेता होते हैं। वे वास्तविक शासक होते हैं। जैसा कि मुनरो ने लिखा है कि युद्ध काल में राष्ट्रपति की शक्तियां उतनी ही अधिक है जितनी नेपोलियन का ओलिवर क्रॉमवेल की थी। अर्थात अमेरिकी राष्ट्रपति एक प्रजातंत्रात्मक राज्य के सर्वोच्च
शक्तियों में समय समय पर वृद्धि हुई है। राष्ट्रपति के पद एक विस्तारशील शक्ति का पद हो गया है। यह एक महान व्यक्ति होते हैं। जैसा कि प्रसिद्ध विद्वान पीटर ने कहा है कि राष्ट्रपति का पद एक विस्तारशील शक्ति का पद रहा है। और राष्ट्रपति पद की शक्तियों में निरंतर वृद्धि हुई है। इसका मुख्य कारण यह है कि कानून तथा नीति दोनों की दृष्टि से एक राष्ट्रपति उतना महान बनने के लिए स्वतंत्र है जितनी कि उसमें सामर्थ्य है। उसकी क्षमता ही उसकी महानता की सीमा है। इसके अलावे सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा समय समय पर राष्ट्रपति की भूमिकाओं की व्याख्या ने उनके पद और गरिमा को बढ़ाया है। राष्ट्रपति पद के प्रजातंत्रीकरण ने भी उसकी शक्ति को बढ़ने में योगदान दिया है। हेनरी जेम्स फोर्ड ने कहा है कि संवैधानिक ढांचे को तोड़कर राष्ट्रपति पद को महान बनाना जनता का ही काम है। संयुक्त राज्य अमेरिका के एक महान या विश्व शक्ति के रूप में उदय और अमेरिका जैसे लोकतांत्रिक देश लोक कल्याणकारी राज्य की धारणा को अपनाना, यह भी राष्ट्रपति पद की शक्तियों में वृद्धि के कारण ही संभव हो पाई है। अमेरिकी राष्ट्रपति दुनिया के प्रशासनिक पेचीदगियों को समझने में सफल रहा और जिसका कारण है कि उनकी शक्तियों में बहुत अधिक वृद्धि हो गई। आज वैश्विक समाज इस कगार पर खड़ा है जहां अमेरिकी राष्ट्रपति अपनी भूमिका के माध्यम से जूझ रहे विश्व को या जूझ रहे विश्व की समस्याओं का समाधान करने पर तत्पर है। प्रसिद्ध विद्वान स्ट्रॉन्ग ने कहा है कि विश्व के अन्य किसी भी संवैधानिक राज्य में अमेरिकी राष्ट्रपति के समान व्यापक शक्तियों वाला कोई पदाधिकारी नहीं। लेकिन ऐसी बात नहीं। प्रत्येक देश अपने राष्ट्र हित की बात करता है और प्रत्येक देश अपने प्रधान नेता को महत्व देता है और वह अपने राष्ट्र हित के अनुसार महत्वपूर्ण निर्णय लेकर
राष्ट्रहित को ध्यान में रखकर विश्व के देशों के साथ वह अपना संबंध रखता है। लेकिन हाँ, क्योंकि एक ध्रुवीय विश्व के सबसे शक्तिशाली राष्ट्र अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, इसीलिए वैश्विक समुदाय का हमेशा एक उद्देश्य या ध्येय रहता है कि वैश्विक परिस्थितियों में उनका क्या कदम है और कितना महत्वपूर्ण कदम होगा जो वैश्विक समुदाय को सुरक्षा प्रदान कर सके। तो अमेरिकी राष्ट्रपति की भूमिका इस वैश्विक संकट में या वैश्विक समाज में दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है और व्यक्ति के व्यक्तित्व पर निर्भर करता है कि वे कितने शक्तिशाली राष्ट्रपति हैं जो अपने राष्ट्र के विकास, जो अपने राष्ट्र की सुरक्षा के साथ साथ वैश्विक समाज या वैश्विक देशों की रक्षा और सुरक्षा की बात करते हैं। फिर भी अमेरिकी राष्ट्रपति एक शक्तिशाली राष्ट्रपति हैं, लेकिन इस पर कांग्रेस के दोनों सदन, प्रतिनिधि सभा और सीनेट का महत्वपूर्ण प्रभाव रहता है। ओके जी सर। ये अमेरिकी राष्ट्रपति हुआ, ठीक है। उसके बाद मैं देखूंगा मैं क्या पढ़ाऊं, ठीक। जी सर।